नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा सीरीज है। तो अगर आप लोगों ने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने बिहार विशेष किया है, जो बीपीएससी में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जाइए उसे भी चेक कीजिए, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और हमने घटना चक्र, ये इसका एडिटोरिया करंट अफेयर का पूरा सीरीज़ किया है। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो जाइए उसे देख लीजिए, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डाल लूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में देखा है पाषाण काल, संदर्भ सभ्यता की संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और राजनीतिक दशा। फिर हम लोग देखना है यूनानी आक्रमण, हम लोगों ने देख लिया है। अब शुरू होगा मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, फिर प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसी तरह से यह लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा और ये आधुनिक भारत होते हुए पूरा किताब हम लोग ख़त्म करेंगे यहाँ पर तक, परंपरागत पुरस्कार तक। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो इस तरह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस या अन्य कई एग्जाम जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उस तरह का कोई तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके और आप हमें प्रोत्साहित भी करते रहें। प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम भी अच्छा से अच्छा काम करने के लिए अग्रसर हो। तो आइए हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ आ गया मौर्य साम्राज्य। आइए हम लोग इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो यह है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन है वह है, तो यह है विशाखदत्त। जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन है? तो वह है विशाखदत्त। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो यह कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? तो यह कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो यह किया था विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो यह किया है जस्टिन ने। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो जस्टिन ने किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो यह जाने जाते थे विष्णुगुप्त से। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था क्या? विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विवरण पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र है एक, तो यह है शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या? शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। आइए 13वां प्रश्न, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा है? तो यह है मित्र। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा है? तो यह है मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से किनकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसके शासक काल में डिमेकस भारत आया था? तो यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है बुद्धघोष की समंत प्रसादिका। फिर से बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है बुद्धघोष की समंत
पसादिका। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो ये बना था लकड़ी से। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? तो लकड़ी से बना था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थान से प्राप्त हुए? तो यह हुआ है पाटलिपुत्रा के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? तो यह हुआ है पाटलिपुत्रा से। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था किसका? तो यह था पाटलिपुत्रा का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था किसका? तो पाटलिपुत्रा का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, यह कौन सा अभिलेख है? तो यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो यह था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कैसे? तो ग्रीक विवरणों से। ग्रीक नहीं, रोमनदेही के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, बी ऑप्शन। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इन्हें हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसे हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? जब पराजित किए थे 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो यह 305 ईसा पूर्व में किए गए थे। दिए गए मानचित्र संबंधित है, तो यह मानचित्र संबंधित है किससे? तो अशोक से उनके शासनकाल का अंतिम समय, यह मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, पूरा देख लीजिए। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यह थे अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो यह थे अशोक। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका उनके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका उनके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो यह द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ? तो यह है द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था कहाँ? अशोक ने। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनामप्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है क्या? तो देवनामप्रिय की उपाधि। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश के बीच, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो यह दीपवंश और महावंश, बी ऑप्शन 2 और 3। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। यहाँ पर निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन कौन? अशोक और दशरथ, डी ऑप्शन 2 एवं 4। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन? अशोक और दशरथ, डी ऑप्शन। रज्जुक थे क्या? तो रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक थे क्या? तो मौर्य शासन में अधिकारी। सारथवा किससे कहते थे? तो यह कहता था व्यापारियों के काफिले को। सारथवा किससे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक भाग्य नहीं था, बाकी युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक भाग्य था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक भाग नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यह है सांची का स्तूप।
निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो यह है सांची स्तूप। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था अशोक ने। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किससे ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो क्या नाम था? काकमन, काकनाम, काकनाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो यह क्या नाम था? काकनाम। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो कौशाम्बी हो जाएगा, घोषिता राम मठ, कुशीनगर हो जाएगा, राणा भर स्तूप, सारनाथ हो जाएगा, धमेख स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा। सहेत सहेत फिर से कौशाम्बी हो जाएगा, घोषिताराम मठ, कुशीनगर हो जाएगा, राणा भार स्तूप, श्रावस्ती हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा, धमेख स्तूप और श्रावस्ती हो जाएगा। सहेत सहेत ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। तीर्थस्थल के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्हें किस मार्ग के अनुगमन किया? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 4, 2, 1, 5, 3, 6। पहले गए थे लुम्बिनी में, फिर गए थे कपिलवस्तु में, फिर गए थे गया में, फिर गए थे सारनाथ में, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। ठीक है, डी ऑप्शन 4, 2, 1, 5, 3, 6। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? तो प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा प्रयुक्त की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो यह है सहवासगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो यह है सहवासगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो यह है प्राकृत भाषा में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो यह है पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो यह है पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह पढ़े थे जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो यह थे जेम्स प्रिंसप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो यह थे जेम्स प्रिंसप। सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? तो यह थे जेम्स प्रिंसप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो यह है अनुराधापुरम। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है कहाँ था? अनुराधापुरम से। 97वां प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह थी खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ था? तो वह हुआ था प्रियदर्शी के नाम से। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ था? तो प्रियदर्शी के नाम से हुआ था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह है प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह है प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया? तो यह थे अशोक। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? तो यह थे अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो यह है यह स्थापत्य संरचना का भाग है, यह गलत है। इस पर
बढ़िया पॉलिश है या सही या अखंड है, यह भी सही है। स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन गलत होगा, यह स्थापत्य संरचना का भाग है। निम्नलिखित में से किस उभरधार मूर्ति शिल्प या रिफ्ट स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अशोक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है? तो यह है कंगनहल्ली। निम्नलिखित में से किस उभरदार मूर्ति शिल्प या रिफ्ट स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अभिषेक मतलब राजा अभिषेक उल्लेखित है? तो यह है कंगनहल्ली। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो यह है मास्की। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो यह है मास्की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो यह है मासी का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो यह है मासी का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित हुआ है? तो यह है गुर्जरा में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो यह है गुर्जरा में। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम उल्लेखित किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवलवा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह स्थित है कहाँ? तो भब्रू स्तंभ में। केवलवा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कहाँ स्थित है? तो भब्रू स्तंभ में। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो यह मिली थी कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो यह मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुई है? तो यह हुई है शिलालेख नंबर 13 में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुई है? तो यह है शिलालेख नंबर 13। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे? तो 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किससे? 13वें शिलालेख से। अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह है अशोक शिलालेख नंबर 12। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह है शिलालेख नंबर 12। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? तो यह थे अशोक। फिर से प्रत्येक कोई व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो यह था विवरण अशोक का। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषयों में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है कौन से? तो सी नंबर ऑप्शन दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है कौन से? तो दूसरा नंबर और 13 नंबर शिलालेख। निम्नलिखित से किस दक्षिण राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो यह है सातवाहन। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है? तो सातवाहन का नहीं है, बाकी चोल, पांड्य और सतीय पुत्र का है। टॉलमी फिलाडेल्फिया जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो यह शासक था मिस्र का। टॉलमी फिलाडेल्फिया जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो यह थे मिस्र का। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ के राजा थे? तो यह थे मिस्र के। निम्नलिखित से किस राजवंश को शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र तक राज के संबंध है? तो यह थे मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों को सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राज्य के संबंध है? तो यह थे मौर्य।
अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो यह था ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक विशेष। आप इसके बारे में विवरण बॉक्स में पा सकते हैं नीचे। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह था स्तंभ अभिलेख 5। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध की थी। तो यह स्तंभ अभिलेख 5। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगौरा ताम्रपत्र। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है सोहगौरा ताम्रपत्र। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर से अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ दिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलों एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो इसका आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, यह गलत है। ए ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आया था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे? तो यह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे? तो यह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो यह था 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो यह था 7। निम्नलिखित में से किस स्रोत का उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो यह स्रोत है मेगास्थनीज का इंडिका। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो यह है मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो यह मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो यह था मृत्यु दंड। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो यह था मृत्यु दंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यह है इंडिका। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो यह है मेगास्थनीज का इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो यह है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है इंडिका। इंडिका का मूल लेख था मेगास्थनीज। इंडिका का मूल लेखक था कौन? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो यह है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मेगास्थनीज के मौर्य काल से जारी है? तो यह है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो यह था डी ऑप्शन। ए, सी और डी मतलब संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदकुश तक साम्राज्य। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? तो संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदकुश तक
साम्राज्य का। भाग एवं बलि थे किसके? तो राजस्व के स्रोत के। भाग एवं बलि थे किसके? राजस्व के स्रोत के। मौर्य काल में मूर्ति कर, भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? यह किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? यह किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। और 194 प्रश्न, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो यह है समहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो यह है समहर्ता। निम्नलिखित में कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो यह था पौतवाध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो यह था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह संबंधित था मार्ग निर्माण से। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह संबंधित था मार्ग निर्माण से। एक 108वां प्रश्न, पंकोदकसन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था किसे? तो सड़क पर कचरा फेंकने पर। पंकोदकसन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था किस लिए? तो सड़क पर कचरा फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यह था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अवस्थित थे। तो यह था धर्मस्थीय और कंटक शोधन। डी ऑप्शन 2 और 4। फिर से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित था। तो यह था धर्मस्थीय और कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह व्यवसाय था मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों या राजवंशीय इतिहास तथा वीरगाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह था मागध का। गांव के शासन में स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो यह किया था द्रविड़ों ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो यह किया था द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह है अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह है अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो यह है मनुस्मृति में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो यह वर्जित है मनुस्मृति में। विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्या? तो ब्राह्मण क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो 116वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो देखना है कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया। तो पहले थे मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर फेंसान, फिर इत्सिंग। बी ऑप्शन 3, 1, 4, 2। फिर से पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर फेंसान, फिर इत्सिंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची दिया हुआ है। तो चंद्रगुप्त हो जाएगा सेंड्रोकोटस, फिर बिंदुसार हो जाएगा अमित्रघात,
फिर अशोक हो जाएगा, प्रियदर्शी, और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। फिर से चंद्रगुप्त हो जाएगा, सेंड्रिकोटस, बिंदुसार हो जाएगा, अमित्रघात, अशोक हो जाएगा, प्रियदर्शी, और चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? तो बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यह सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की थी और उसने राजसिंहासन हथिया लिया था, यह भी सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर से अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, यह सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसने राजसिंहासन हथिया लिया, यह भी सही है। आंध्र के कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो यह है बी ऑप्शन 2 और 3, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक के अभिलेख भी पाए गए हैं? तो यह है महाक्षत्रप जूनागढ़ का रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। और पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें अगर डी ऑप्शन सही नहीं है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है, यह गलत है। बाकी बराबर पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं, यह सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, यह बिल्कुल सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। 125वां प्रश्न। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह हुई है परखम स्थान से। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह है परखम से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित देखना है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, यह बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट साइमन ऑफ बुद्धा, यह भी सही है। राजगिरी लियोन कैपिटल ऑफ अशोक, यह गलत है। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 4 1, 2 और 4 इसमें सही है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, यह बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट साइमन ऑफ बुद्धा, यह भी सही है। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो यहाँ पे 126वां प्रश्न खत्म होता है और इसी के साथ मौर्यकाल ही हमारा मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग अपना अगला चैप्टर मौर्योत्तर काल देखेंगे। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं मौर्योत्तर काल का। निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो यह थे स्ट्रेटो द्वितीय। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो यह थे स्ट्रेटो द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्के पर संकीर्ण एक वासुदेव एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो यह है आगथोक्लीज। निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो यह है अगर्थोक्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो यह है मिलिंद।
निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो यह थे मिलिंद, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समय के थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यह है काठियावाड़ के रुद्रदमन ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यह है काठियावाड़ के रुद्रदमन के। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह है जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह है जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यह थे रुद्रदमन प्रथम। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यह थे रुद्रदमन। कर्मक क्षत्रपो ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो यह थे ताम्र। कर्दमक क्षत्रपो ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित कराए? तो यह है ताम्र के। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो पहले हो जाएगा डेमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदमन शक, गोंडोफ्लीज जाएगा पहला, फिर हो जाएगा बीम हो जाएगा कुषाण। यहाँ पर देखिए मिलान क्या हुआ। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदमन शक, गोंडोफ्लीज पल्लव और बीम कुषाण। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत के संदर्भ में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो यह थे कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यह थे कुषाण। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यह थे कुषाण। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो यह है कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो यह है कनिष्क। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है भीमकडफिसस। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह है भीमकडफिसस। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया गया था? तो यह थे भीमकडफिसस ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो यह है भीमकडफिसस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह है भीमकडफिसस। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह है भीमकडफिसस। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यह मिलता है कार्तिकेय का। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो यह है कार्तिकेय। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यह है 88 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यह है 18 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था 78 AD में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो यह हुआ 78 AD में। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया 78 AD में। शक संवत का प्रारंभ किया गया तो 78 AD में प्रारंभ किया गया। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों का? तो यह है 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों में? तो यह है 135 वर्ष। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर में एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर के पर आधारित 365 दिन में सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो यह है 22 मार्च अथवा 21 मार्च को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर में एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? तो यह है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ 57 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 1909 में शक संवत का वर्ष होगा? तो यह होगा 1931। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो यह होगा 1931। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंकित करें। तो इसमें हो जाएगा अशोक, अश्वघोष और वसुमित्र। सी ऑप्शन 1 और 2। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर
कोड के अनुसार अपना उत्तर इंकित करें। तो यह है अशोक घोष और वसुमित्र। अशोक घोष किसका समकालीन था? तो यह समकालीन थे कनिष्क के। अशोक घोष किसका समकालीन था? तो यह थे कनिष्क के। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो यह थे पतंजलि। निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो यह थे पतंजलि। बाकी अशोक घोष, चरक और नागार्जुन संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो यह था विशाखदत्त। निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त थे। बाकी अशोक घोष, पार्श्व और वसुमित्र उनसे दरबार में संबंधित थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो यह है श्रावस्ती। निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? तो यह है श्रावस्ती। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा सी और डी, चरक और जीवक दोनों। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो यह थे चरक और जीवक दोनों। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो यह मिलती है अयोध्या लेख में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो यह किए थे कन्नौ वंश। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो यह था कन्नौ वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था के रक्षक कहा जाता है? तो यह थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो यह है गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था कौन? तो था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो यह था सातवाहन। सेमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो यह था सातवाहन का। सेमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो यह था सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यह हराया था पांचाल ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यह हराया था पांचाल ने। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर तक फैली हुई थी? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मौर्य वंश और कुषाण वंश। इनमें से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर तक फैली हुई थी? तो मौर्य वंश और कुषाण वंश दोनों। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है कब से? तो कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब से? कुषाण काल में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कुषाण और गंधार कला शैली। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित है? तो गंधार और कुषाण गंधार कला शैली सुमेलित है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो यह है कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो यह है कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राजवंश और सिक्के दिए हुए हैं, तो कौन सही सुमेलित नहीं है देखना पड़ेगा। ऑप्शन कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र यह सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत यह भी सही है। सातवाहन स्वर्ण यह गलत है। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र यह सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सातवाहन स्वर्ण गलत है। यहाँ पर सूची मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो पहला हो जाएगा गंधार कला, कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख, दुर्योधन प्रथम, मिलिंद पन्हो, मिनांडर और तक्षशिलालेख प्रतीक। फिर से देखते हैं, गंधार कला शैली, कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदमन प्रथम, मिलिंद पन्हो, मिनांडर और तक्षशिलालेख प्रतीक। यहाँ पर देखिए मिलान किया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था किसके लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? तो गंधार। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? तो भारत तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? तो भारत तथा यूनानी कला शैली का। निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान सिल्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो यह है गंधार मूर्ति कला। निम्न में से किस एक मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो यह था गंधार मूर्ति शैली का। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यह है यूनानी शक कुषाण।
प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यह यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो यह थे डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था यह था कौन? डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था कौन सा? तो सातवाहन। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था कौन सा? सातवाहन। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह मिलती है मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजवंशों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो यह थी प्रतिष्ठान। निम्न में से कौन सातवाहन की राजधानी थी? तो यह थी प्रतिष्ठान। निम्न शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। निम्न शासकों में किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्र, सातवाहन हो जाएगा पैठान, कदम्ब हो जाएगा बनवासी और चंदेल हो जाएगा महोबा। फिर से शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्र, सातवाहन हो जाएगा पैठान, कदम्ब हो जाएगा बनवासी और चंदेल हो जाएगा महोबा। ए ऑप्शन 4 3 2 1। आइए 53वां प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखना है कौन सा पहले हुआ था। तो पहले हुआ था सातवाहन, फिर आया था वाकाटक, फिर आया था चालुक्य। डी ऑप्शन 1 2 3। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले सातवाहन, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। यहाँ पे देखिए कथन कारण दिया हुआ है। कथन, सातवाहन काल में संस्कृति के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। फिर कारण, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृति तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और ए की सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर से सातवाहन काल में संस्कृति के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना होगा कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, यह बिल्कुल सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखना है नासिक गौतमीपुत्र, यह बिल्कुल सही है। हाथी गुफा खारवेल, यह भी सही है। मितवी पुलकेशिन द्वितीय, यह गलत है। और गिरनार रुद्रदान प्रथम, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी भितवी पुलकेशिन द्वितीय, यह गलत ऑप्शन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो यह है इक्ष्वाकु। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो यह है इक्ष्वाकु। यहाँ पे देखिए फिर से कथन कारण का प्रश्न है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगति नौसेना उच्च कोटि की थी, यह गलत है। तो इसका आंसर होगा सी ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, यह ऑप्शन गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था किससे? तो यह जुड़ा था हाथी गुफा लेक से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था किससे? तो हाथी गुफा लेक से जुड़ा हुआ था। निम्न राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक था? तो यह था खारवेल। निम्न राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो यह था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो संबंधित थे चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे चेदी वंश से। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह थे खारवेल। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह थे खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। विशेष आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देती है? तो यह स्रोत थे किसी खारवेल की। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो यह है हाथी गुफा अभिलेख।
खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो यह था विधि के क्षेत्र में। पूर्व रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र से था? तो यह क्षेत्र था विधि का। फिर पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी किसने लिखी थी? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक किसका आंसर हो जाएगा? आप लोग विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसका। तो यहाँ पे मौर्योत्तर काल भी खत्म होता है, अब शुरू होगा गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो मैं आपसे फिर से ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह की तैयारी करते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम की, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन तक मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर युग में। और इसका पहला प्रश्न ये रहा, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया तो यह था 319 से 350। गुप्त वंश से खालिस्तान अवधि में शासन किया तो यह था 319 से 350। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो यह थे प्रवरसेन प्रथम। निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो यह थे प्रवरसेन प्रथम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो यह है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो यह है समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो यह है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिन्हें परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था कौन? तो समुद्रगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन थे? समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे कौन? तो समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त। इलाहाबाद 10 स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो संबंधित है अशोक और समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह संबंधित है अशोक और समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यह है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद अशोक का स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यह है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभिलेख के बारे में जानकारी देती है? तो जानकारी देती है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभिलेख के बारे में जानकारी देती है? तो यह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो यह नाम था महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो यह नाम था महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो यह है समुद्रगुप्त की। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो समुद्रगुप्त की थी। निम्न कथनों को पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की थी और प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। मतलब हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की थी, यह ऑप्शन गलत है। और वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो धनंजय हो जाएगा कस्तलपुर का, फिर हो जाएगा नीलराज हो जाएगा अवमुक्त का, उग्रसेन हो जाएगा पलक्का का, और विष्णुगोपा हो जाएगा कांची का। फिर से धनंजय हो जाएगा कुस्तलपुर का, नीलराज हो जाएगा अवमुक्त का, उग्रसेन हो जाएगा पलक्का का, और विष्णुगुप्त हो जाएगा कांची का। सी ऑप्शन 3, 1, 4, 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में उत्पन्न प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह है चंद्र के। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो यह है चंद्र की स्मृति में। कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो यह था गुप्त वंश। कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो यह था गुप्त। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था कब?
तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों की विजय प्राप्त की थी? तो याद किए थे स्कंदगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने की थी। गुप्त सम्राट जिन्हें हुन को पराजित किया था वे थे स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुन को पराजित किया था वे थे स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुन को पराजित किया था? यह थे स्कंदगुप्त। इनमें से किस शासक ने हुन को पराजित किया था? तो यह थे स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो यह था भीतरी स्तंभलेख। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो यह था भीतरी स्तंभलेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो हुन आक्रमण बिल्कुल सही है। प्रशासन की सामंतीय ढांचा यह बिल्कुल सही है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना यह भी सही है। अरब आक्रमण गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो डी ऑप्शन अरब आक्रमण इनका कारण नहीं था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखना, कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख यह बिल्कुल सही है। प्रतीक तक्षशिला अभिलेख यह बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख यह गलत है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ शासक और रानियाँ। तो चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेरनागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंता देवी। फिर से चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेरनागा और चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम अनंता देवी। ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अत्यधिक निर्भर हो गए थे किस पे? तो दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अत्यधिक निर्भर हो गए किस पे? तो दक्षिण पूर्व एशिया पर। गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो यह होता था ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन संचालित होता था? यह होता था ताम्रलिप्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? यह था ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विशेष आप लोग यहाँ पे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवा ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। फिर से देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बने रखे थे। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास का सबसे विश्वसनीय व्यवस्था या व्याख्या हो सकती है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवा ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। यह गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। यह बिल्कुल सही है। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। फिर से देखते हैं, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो प्रत्येक सैनिक राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होता था और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। यह बिल्कुल गलत है। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते था। यह बिल्कुल सही है। श्रेणी को अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राज्य में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वस्त्र उत्पादन से। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है क्या? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की ध्रुवीय संधियों के बारे में। विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की ध्रुवीय संधियों के बारे में। निम्न में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इससे पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो यह है ई ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ विशेष आप लोग विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? तो यह है भास्कराचार्य, वाकी, धन्वंती, चरक और सुश्रुत का है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। लीलावती के लेखक थे कौन? तो भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भाषा में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। यह बिल्कुल सही है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। यह बिल्कुल गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। यह बिल्कुल सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। फिर से प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। यह बिल्कुल सही है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। यह बिल्कुल गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण में जया का सिद्धांत ज्ञात था। यह बिल्कुल सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1, 3 और 4। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह स्थित है कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? तो यह थे छपनक। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? तो यह था छपनक। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह थे आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने सूर्य पर घूमने के कारण धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है? तो यह है आर्यभट्ट। 45वां प्रश्न, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यह है दिनार। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यह है दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम दिया गया था क्या? तो यह था रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम दिया गया था क्या? तो रूपक। आज अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या? तो प्राकृत भाषा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत
नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या? तो प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है किससे? तो एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो एरन से। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त हो जाएगा पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त हो जाएगा क्रमादित्य। फिर से देखते हैं, अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त हो जाएगा पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त हो जाएगा क्रमादित्य। सी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह थी गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह थी गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यह था गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यह था गुप्त वंश। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो यह है गुप्त। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? तो यह है गुप्त वंश। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी की थी? तो यह थी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। फिर से, निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी? तो यह थी डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यह था उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो यह था उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? तो यह है सी ऑप्शन 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या है? तो सी ऑप्शन 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य का कितना था? तो यह है बी ऑप्शन, उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य का कितना था? तो यह था उपज का छठा भाग। किस प्रकार के भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो यह था बिना जोते हुई जंगली भूमि को। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो यह था बिना जोते हुई जंगली भूमि को। 61वां प्रश्न। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह है भूमि माप। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह है भूमि माप। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो यह है ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो यह है ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या? तो वितक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या? वितक भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो यह लोह के यंत्र उपकरणों हेतु। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तो लोह के यंत्र उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौली किसके लिए विख्यात था? तो यह विख्यात था विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौली किसके लिए विख्यात था? तो यह विख्यात था विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। तोरमान किस जातीय दल का था? तो यह था हून का। तोरमान किस जातीय दल का था? तो यह था हून का। निम्नलिखित में से किस हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यह किया था यशोधर्मन ने। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यह था यशोधर्मन। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, यह था शुंग युंग। चीन यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, तो यह था सी ऑप्शन, शुंग युंग। चीनी यात्री शुंग युन भारत की यात्रा की थी कब से कब तक? तो यह था 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। चीनी यात्री शुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी कब से कब तक? तो 515 से 520 ईस्वी तक। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसमें देखिए सही उत्तर का देना है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, यह बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नियंत्रण केंद्रीकृत था, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तृत किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 सही है इसमें। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए वैदिक अधिकारों का दावा करते, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तृत किया, यह भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में
बलात्श्रम विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इनमें राजा के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर है माना जाता है, तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर से गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन। इसके राज्य के लिए आय का एक स्रोत जाना जाता है, इसके राज्य का एक आय का स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अगला प्रश्न 74 नंबर। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत ओरिएंट हुआ था कहाँ से? तो भारत में। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? तो भारत में। सूर्यदत्त द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था क्या? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा। सूर्यदत्त द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारत पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था क्या? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो यह था कपिल का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो कपिल का योगदान था। अगला प्रश्न 75 नंबर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सा? तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सा? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था कपिल मुनि द्वारा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो कपिल मुनि के द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल दो। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। फिर से, भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराना प्रणेता है, यह बिल्कुल सही है। कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैविक सत्ता द्वारा नहीं। तो यह भी सही हो जाएगा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। फिर से देखते हैं, कपिल सांख्य पद्धति का सबसे पुराना प्रणेता है, यह बिल्कुल सही है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो यह भी सही होगा, ए ऑप्शन। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। योग दर्शन का प्रतिपादक है कौन? तो पतंजलि। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग के आविष्कारक थे कौन? तो पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो यह है अनुस्मृति। निम्नलिखित में कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो यह है अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बी और डी, मतलब गणेश और उदयन। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बी और डी, मतलब गंगेश और उदयन दोनों। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाले यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है चरवाकों की। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो यह है चरवाकों की। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो यह है चरवाक। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो यह स्वीकार करता है चरवाक। अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो यह है काम। अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? कौन सा? तो काम। चरवाक दार्शनिक प्रणाली है किसके? तो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। योग दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। न्याय दर्शन के संस्थापक थे कौन? तो गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक है कौन? तो गौतम।
मीमांसा के प्रणेता थे कौन? तो यहाँ जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो यहाँ जैमिनी। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन का हो जाएगा तार्किक चिंतन। फिर मीमांसा दर्शन का हो जाएगा दैविक अनुष्ठान करना। फिर सांख्य दर्शन का हो जाएगा वास्तविक ज्ञान की अभिज्ञता। और वेदांत दर्शन का हो जाएगा आत्मज्ञान। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान की अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन हो जाएगा आत्मज्ञान। काम का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो यह है मीमांसा। निम्न में से किस दर्शन का मान्यता है कि वेद शाश्वत है? तो यह है मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो मीमांसा से। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह थे वैशेषिक। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह थे वैशेषिक। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो यह है लोकायत और कपालिक। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो यह है लोकायत और कपालिक। लोकायत दर्शन किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चार्वाक को। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो यह है चार्वाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है कौन? तो यहाँ शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य। शंकर के दर्शन को कहा जाता है क्या? तो अद्वैतवाद। शंकर के दर्शन को क्या है कहा जाता है? अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो यह है शंकर को। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकर को। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो यह है ज्ञान। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो यह है वेदांत। मुक्ति प्राप्त की जा सकती है तो यह है ज्ञान। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो यह थे रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो यह है रामानुजाचार्य। इनमें से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो यह है अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो यह है अभिनव गुप्त। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ संवत और किस समय की गणना। तो पहला हो जाएगा विक्रम संवत 228 ईसा पूर्व। फिर हो जाएगा शक संवत 58 ईसा पूर्व। फिर हो जाएगा गुप्त संवत 320 ईस्वी में। और कली संवत 1302 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर होगा डी 4321। आइए अगला प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो हो जाएगा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईसा में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। गुप्त सन 319 में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। भारत में मुस्लिम शासक का युग सन 1192 से शुरू हुआ, यह बिल्कुल सही है। फिर से देखते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। गुप्त भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 शुरू हुआ, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। 108वां प्रश्न। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करते हैं तो वर्ष होगा 601। पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करते हैं तो वर्ष होगा कौन सा? 601। एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत में 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो यह होगा 634। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? तो यह होगा 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था कौन सा? तो प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिष्ठानपुर। मौखली शासकों की राजधानी थी कौन सी? तो यह थी कन्नौज।
मोगली शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तथा उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो यहाँ पर देखना है, यह हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 3, 4, 6। मगध का गुप्त, फिर थानेश्वर की पुष्यभूति, फिर कन्नौज के मौखली और फिर वल्लभी के मैत्रिक। फिर से गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का शासन था? तो हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 3, 4, 6। फिर से मगध का गुप्त, फिर हो जाएगा थानेश्वर की पुष्यभूति, फिर कन्नौज का मौखरी और वल्लभी का मैत्रक। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो यह निहित है कल्हण में। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो यह है कल्हण में। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी? तो यह है कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह थी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कहाँ? तो कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कहाँ? कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, तो यह था प्रयाग। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, तो यह था प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष का दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न 120 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो यह थे पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो यह थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का विषय था क्या? तो 618 ईस्वी में। वर्ष था 618 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन का हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। कवि वान निवासी था कहाँ का? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विवरण आप लोग पढ़ सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था सम्राट हर्ष के टाइम में। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यह थे ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यह थे ह्वेनसांग। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग च्वांग तथा ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। सड़क पर नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, यह बिल्कुल गलत है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित अथवा दोष का निर्णय का साधन था, यह बिल्कुल सही है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं का शुल्क देना पड़ता था, यह बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 से सही हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। फिर से देखते हैं, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, यह बिल्कुल गलत है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाता था जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषित अवस्था दोष को निर्णय के साधन था, यह बिल्कुल सही है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो यह भेजे थे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका विवरण आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन सा? तो मथुरा। ह्वेनसांग के भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो यह था मथुरा। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए? तो रेशम के लिए। कौशय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? तो यह किया था नालंदा विश्वविद्यालय से। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। आज की भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है शियोकी की रचना। आज की भारत में ह्वेनसांग को याद करने के मुख्य कारण क्या है? तो डी ऑप्शन, शियोकी की रचना।
चीनी यात्री जिसने भीममाल की यात्रा की थी वह थे ह्वेनसांग। चीनी यात्री जिसने भीममाल की यात्रा की थी वह कौन थे? तो ये थे ह्वेनसांग। सीयोकी नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ह्वेनसांग से। सीयोकी नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? तो यह ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। चीनी यात्री इन सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इन सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विशेष आप लोग डेटिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के रूप में परिभाषित बताता है? तो यह है विनिमय पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप का परिभाषा करता है? तो यह है विनिमय पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यह है युनतु। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यह है यिनतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था क्या था? तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है कहाँ? तो नालंदा में। भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? तो नालंदा में। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कौन सा? तो कन्नौज। गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो कन्नौज था। यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूमि स्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। फिर से देखते हैं, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, यह बिल्कुल सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, यह बिल्कुल सही है। 141वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो यह गलत है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक सही और ना ही दो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिया हुआ है इसमें सुमेलित में, तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं। आप इसे आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आइए अगला नंबर 143वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अलमशुदी तथा अलबरूनी ने किया, यह बिल्कुल सही है। संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। फिर से, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अलमशुदी तथा अलबरूनी ने किया। संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो इसमें देखना है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, यह बिल्कुल गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, यह बिल्कुल सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बना, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3। फिर से, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक तंत्र, यह बिल्कुल गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, यह बिल्कुल सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बना रहना, यह बिल्कुल सही है। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 145वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किया, यह बिल्कुल सही। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत के प्रयास किया, यह बिल्कुल प्रसार किया, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत होगा। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोशीमठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी। सी ऑप्शन,
जोशीमठ, द्वारिका, पुरी एवं श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन मानसरोवर। बाकी पुरी, द्वारका और रामेश्वरम स्थित है। निम्नलिखित में कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगा मानसरोवर। 149वां प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हरिसेन हर्ष संबंधित नहीं है। बाकी रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय सही है। भावभुक्ति कन्नौज के यशोवर्मन, यह बिल्कुल सही है। दांडी नरसिंह वर्मन, यह भी बिल्कुल सही है। हरिसेन हर्ष यह गलत है। यहाँ पे देखिए सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है, अमीर खुसरो हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास हो जाएगा, हर्षवर्धन, हरिसेन हो जाएगा, समुद्रगुप्त एवं बाणभट्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त नहीं सॉरी गलत हो गया। बी ऑप्शन होगा इसमें, अमीर खुसरो हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन हो जाएगा, समुद्रगुप्त एवं बाणभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन। फिर से देखते हैं, अमीर खुसरो हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन हो जाएगा, समुद्रगुप्त एवं बाणभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन। बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। फिर सही जोड़े बनाइए एवं नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन सा, भोज हो जाएगा धार, फिर दुर्गावती हो जाएगा गोंडवाना, फिर समुद्रगुप्त हो जाएगा विदिशा और अशोक हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है भोज धारा, दुर्गावती हो जाएगा गोंड, समुद्रगुप्त हो जाएगा विदिशा और अशोक हो जाएगा कन्नौज। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भारत के 152वां प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ प्रसिद्ध स्थल एवं वर्तमान राज्य। तो इसमें सही कौन कौन सा है? तो भीलसा मध्य प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, यह गलत है। गिरनार गुजरात, यह बिल्कुल सही है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, यह भी गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ए, 1 और 3। तो यहाँ पे गुप्त एवं गुप्तोत्तर भी समाप्त होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, 1.5 घंटे के आसपास हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं फिर से आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि जब हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और इसे जितनी ज़्यादा बार आप लोग देखेंगे उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना अच्छा ही आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसे जितना ज़्यादा बार देखिए उतना अच्छा से अच्छा रिवाइज कर पाइए और उतना से अच्छा एग्जाम में रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।